नमस्कार, मैं मयंक यादव। आज आपको ईपीएफओ के नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। इसमें कितनी वैकेंसी हैं और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है आपको, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या वर्क प्रोफाइल है इसमें, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपकी सैलरी कितनी मिलती है। आइए देखते हैं। ईपीएफओ का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें सीधे सीधे बात की है इन्होंने वैकेंसी की। इसमें जो वैकेंसी दी गई है अभी आपको दी गई है 323 223 वैकेंसी आपकी दी गई है, और जिसमें कैटेगराइज आपकी वैकेंसी को कर दिया गया है। आपकी जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, यूआर की 132 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 32 है, ओबीसी की आपकी 87 है, एससी की 48, एसटी की 24, पीडब्ल्यूबीडी की 12 वैकेंसी आपकी दी गई है। टोटल मिलाकर आपकी 323 वैकेंसी हो रही है। अब बात करते हैं कि 323 जो वैकेंसी हो रही है, इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और किस तरह से ये आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, इस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। पहली बात तो ये है कि 7 पे कमीशन आपको, इसकी जो सैलरी रहेगी 7 पे कमीशन के हिसाब से रहने वाली है। और दूसरी चीज है जो इसमें एज बोली है, एज आपकी जो जनरल के लिए दी गई है वो 30 ईयर्स की दी गई है। आपको 30 साल का होना चाहिए। अगर आप जनरल के हो तो 30 साल आपकी एज इसमें बोली गई है। ओबीसी में हो आप 33 एज है, और आप जब एससी एसटी में आते हो 35 है, और पीडब्ल्यूबीडी में जब आप आते हो तो 40 ईयर्स है। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो है कि आप इस फॉर्म को 18 साल के अगर हो चुके हो, ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन जो लास्ट लिमिट दी गई है जनरल कैटेगरी की वो 30 है, और वेरियस कैटेगरी में आपको ये एज की जो लिमिट है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और दूसरी चीज, एक चीज और बोली है, क्योंकि ये जो ईपीएफओ को वैकेंसी है इसमें क्या है, स्टेनोग्राफर आपका मांग रहे हैं, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। वो हिंदी में भी हो सकती है, वो इंग्लिश में भी हो सकती है। अब बोला क्या है कि जो डिक्टेशन है वो आपकी 10 मिनट्स स्पीड होनी चाहिए पर 120 पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें आपको दी है, ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम दिया गया है उसमें डिक्टेशन टेकन एज पर 50 मिनट इंग्लिश के लिए, 65 मिनट आपको हिंदी के लिए दिए गए हैं, और ये कंप्यूटर पे ही होनी है आपकी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चे। अब उसके बाद आते हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या होती है, कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको कौन कौन से काम इसमें करने होते हैं। देखिए, पहली बात, ये पीए है, मतलब ईपीएफओ पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है। इसमें क्या होगा कि आप किसी भी मिनिस्ट्री में आप अपॉइंट होंगे, और उसमें क्या होगा कि आपको जितने भी ए लेवल के अधिकारी होंगे उसमें आपको उनके साथ रहना होगा। आपका कोई फील्ड वर्क नहीं होगा, इसमें आपकी डेस्क जॉब रहेगी, आपको ऑफिस में ही रह के काम करना पड़ेगा। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ स्टेनोग्राफी में। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे पीएम साहब किसी और देश के दौरे पे जाते हैं, तो उनके बराबर में कोई एक महिला या कोई एक पुरुष बैठा होता है, और उन चीजों को लिख रहा होता है। वो जो लिख रहा होता है, क्योंकि जब फ्लुएंटली हम बातें करते हैं तो वो हिंदी या इंग्लिश में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी तेजी से हम लिख सकें। देन हम यूज करते हैं फिर स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी इंग्लिश वैसे ही स्टेनोग्राफी एक लिपि होती है। ठीक है, तो वो साथ में शॉर्ट हैंड भी जिसे बोलते हैं, वो शॉर्ट में चीजों को मेंशन कर देता है। देन जैसे ही वो प्रेस रिलीज होता है तो वो कंप्यूटर पर टाइप होके जो जो बातें हुई हैं आपस में वो जाके मिनिस्ट्री में लग जाती है। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, आप किसी मिनिस्ट्री में रहोगे, वहाँ जो भी अधिकारी रहेगा उनकी जो भी बात हो रही है, जो भी हैंडलिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपके जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनकी इनके बारे में बात हो रही है, तो उसमें आपको शॉर्ट हैंड के यूज करके उस चीज को मेंशन करना होगा। फिर देन कंप्यूटर पे आपको टाइप करके वो पूरा नोटिस आगे निकालना होगा, या जो भी आपने सूचना वहां से ली है वो सूचना आपको आगे टाइप करके दिखानी रहेगी। ये चीज रहेगी। अब आते हैं जी इस पोस्ट के बारे में। बी ग्रुप की ये पोस्ट है और नॉन गजेटेड है। देखो, बी ग्रुप में गजेटेड पोस्ट भी आती हैं कुछ, और नॉन गजेटेड भी रहती हैं। ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चे। और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली में रहनी है। आपको ऐसा नहीं कि बाहर भेजा जाएगा या आपके ट्रांसफर होते रहेंगे, ऐसा नहीं रहना। ये ओनली दिल्ली बेस्ड ही रहनी है आपकी। और 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहता है। देखो, 2 ईयर का प्रोविजन मोस्टली ना हर आपकी कोई भी वैकेंसी होती है, कोई भी सरकारी नौकरी होती है, तो उसमें एक प्रोविजन पीरियड डाला जाता है कि 1 ईयर 2 ईयर, मोस्टली 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड सभी में रहता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे।
आपके फॉर्म कब से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज़ आपको देखनी है। जो आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे वो आपके 7 तारीख से और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 27/3 रहने वाली है, 7 से 27। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, 27 का भी आप सोच रहे हो कि 27 के रात के 12 बजे तक होने हैं, नहीं। इसमें क्या है, इसमें टाइम दे रखा है 6 बजे तक ही आपके फॉर्म भरे जाने हैं। 6 बजे के बाद साइट बंद हो जाएगी। पर मैं आपको हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, जो एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है वो 28 मार्च से और आपकी 3 मार्च तक आपकी सबमिट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपकी हो जानी चाहिए। जो भी आपके करेक्शन हैं या आपने लगता है कि यार चीज़ें गलत हो गई और बाद में आपको याद आया, वो आपकी 3 तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। ये टाइम इसमें दे रखा है कि 28 से लेकर 3 तारीख के बीच में आपका वो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। उसके बाद आपका कोई करेक्शन कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसके बाद बात करते हैं हम स्कीम की, मतलब किस तरह से पेपर रहने वाला है और किस तरह से ये पेपर को कंडक्ट कराने वाले हैं। देखो स्कीम, ये 2 आवर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं, सिंगल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके इक्वल ही मार्क के होंगे। जैसे कि 300 क्वेश्चन हैं तो 300 ही मार्क्स के वो होने वाले हैं, इक्वल मार्क के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं कि पेपर रहने कैसा वाला है। देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, ये कोई आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा जिसके एक क्वेश्चन और 4 आंसर, उसमें से एक पर टिक लगाना है, सिंपल सा। और एक ही पेपर होना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक पेपर देख के आप बी ग्रुप की जॉब को पा सकते हो। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जो पेपर होगा वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने हैं। सीधी सी बात है, आपको भी पता है इंग्लिश का पेपर हिंदी लैंग्वेज में दे नहीं सकते, तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में रहेगा। बाकी जितने भी आपके 3 पार्ट रहेंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि आपका निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। 1/3 आपकी निगेटिव इसमें मार्किंग है, 1/3 आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग दे रखी है। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन पे मार्क्स लगा देने हैं और आपको लग रहा है कि यार ये ठीक है इस पे भी लगा देते हैं, दूसरा ठीक है इस पे भी लगा देते हैं, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका जनरल अवेयरनेस है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आपका ये सिलेबस रहने वाला है। 4 ही आपके पोर्शन दिए गए हैं, 4 में से ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान रखना, इतना कोई टिपिकल एग्जाम नहीं है। बस आपका जो मेजर रोल रहेगा वो आपका स्टेनोग्राफी का रहेगा। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये नीचे दिया भी गया है कि जो एग्जाम का वेटेज है, देखो इन्होंने एग्जाम का वेटेज दे भी दिया है यहाँ पर कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और मैंने कहा था कि इक्वली मार्क रहेंगे, तो इक्वली मार्क का मतलब फिर 300 ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन 4 पार्ट से, 4 पोर्शन से आपके 300 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा किस प्रोसेस पर होगा। आपका जो पहले पेपर होगा बेटा, उसी के मार्क्स आपके एड ऑन होंगे और उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बननी है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। बट लेकिन किंतु परंतु एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो चीज है कि आप जो सेकंड है स्टेनोग्राफी, उसको आप क्वालिफाई कर रहे हो, उसके नंबर एड ऑन नहीं होने हैं, लेकिन जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसी का सिलेक्शन माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी आप उसको बिल्कुल हल्के में ले लो, ठीक है यार चल जाएगा, या आप सोच रहे हो कि इसके मार्क्स एड ऑन होने, वो उसके मार्क्स एड ऑन नहीं होने। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना है। बस यही बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म दिखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।